नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर चल रही घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर उचित महत्व नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी राज्य की सभी 42 लोकसभा सीट चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी की मुर्शिदाबाद जिले इकाई की बंद दरवाजे में हुई संगठनात्मक बैठक के दौरान अपना रुख व्यक्त किया। मुर्शिदाबाद एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र है और पारंपरिक रूप से कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता है। बैठक के दौरान उन्होंने जिले की 3 लोकसभा सीटों पर टीएमसी की जीत की जरूरत पर जोर देते हुए पार्टी नेताओं से चुनावी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। कांग्रेस 2019 के चुनावों में केवल बहरामपुर सीट को बरकरार रखने के लिए कामयाब रही है, जहां से उसके 5 बार के सांसद और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी खड़े थे। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न जाहिर करने के अनुरोध करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि टीएमसी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है, लेकिन बंगाल में अगर हमें बाहर कर आरएसपी, भाकपा, माकपा को ज्यादा महत्व दिया तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। सभी 42 सीटों पर लड़ने और जीतने की तैयारी करनी चाहिए और माकपा के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा, कांग्रेस और टीएमसी सामूहिक रूप से विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में हालांकि माकपा और कांग्रेस ने टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ गठबंधन किया है। बता दें आपको कि एक अन्य टीएमसी नेता ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पार्टी प्रमुख ने कहा है कि हमें तीनों लोकसभा सीटें जीतने के लिए तैयार करने की जरूरत है और ऐसे में तैयारी होने के साथ साथ जब हमारे एक विधायक हुमायूं कबीर ने बताया कि अधीर रंजन चौधरी अल्पसंख्यक बहुल जिले में एक कारक है, तो बनर्जी ने इस दावे को ज्यादा महत्व देने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर टीएमसी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी तो उसे सफलता मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया अलायंस में बगावत है? तय है ममता अकेला चलो की रास्ते पर जाएगी? आज इसी पर चर्चा करें। तो क्या इंडिया अलायंस में अब फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है? ये एक बड़ा और अहम सवाल है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है और ऐसे में अब जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जो हालात हैं वो बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि अब इंडिया अलायंस में क्या अलग अलग रास्ते तमाम पार्टियों ने अख्तियार कर लिए हैं और क्या अब इसका जो भविष्य है वो अंधेरे में नजर आ रहा है। ये एक बड़ा और अहम सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बगावत के सुर भी साफ तौर पर निकलने लगे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग जो है वो एक अहम मसला है। सीट शेयरिंग पर अगर बात नहीं बनती है तो तमाम और पार्टियां अपना अलग अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। गोपाल कृष्ण कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुमित मेहरोत्रा जी आपके साथ करते हैं। सुमित जी, पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है क्या? नहीं, मेरे भी किसी ऐसा कुछ नहीं है कि बंगाल से या इंडिया अलायंस में हम लोग का कुछ झगड़ा है, तो कुछ नहीं। किसी की अपनी राय है, किसी उसी के ऊपर काम कर रही है। जिस तरीके से पिछली बार भाजपा ने वहाँ पे 18 सीटें जीती थी, तो इस बार मतलब ये है कि हम इन्हें वहाँ पे शून्य स्तर पे ले जाकर के छोड़े। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर एक साथ होकर के लड़ेंगे और अगर कांग्रेस अगर बड़ा फल दिखा करके दीदी से कहेगी कि हाँ ठीक है आप लड़िए और हम आपकी मदद कर रहे हैं, तभी हम उन्हें कर सकती हूँ। और उचित महत्व दिया जाना चाहिए और उचित महत्व नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी राज्य की 42 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये उचित महत्व का क्या मतलब है? कितनी सीटों की बात की जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दीदी ने जो अपनी बात रखी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी ने तो ये कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है सर? उचित महत्व मैं समझना चाह रही हूँ, उचित महत्व क्या है? देखिए, मीडिया जो आज काम कर रहा है विपक्ष के लिए, वो सभी जनता देख रहे हैं और सारी पार्टी के लोग भी देख रहे हैं, जो भाजपा को छोड़ते कि
भाजपा के सपोर्ट से लेकर के और एंटी करके काम कर रहे थे। तो इससे ना करके देखिए फूट डालने का काम ना करें। दीदी ने ये कहा कि हाँ हमें आप सपोर्ट करिए, तो इसमें क्या गलत है? अरे भाई इंडिया अलायंस से हम अगर सपोर्ट के लिए है तो क्या गलत है? हमारे गठबंधन है ना। मैं बता देती हूँ, ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर उचित महत्व नहीं दिया गया, सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि अगर उचित महत्व नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी राज्य की सभी 42 सीटों यानी कि 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मैं उचित महत्व समझना चाह रही थी, ये उचित महत्व कितना है? 40, 42 या फिर 38 या फिर 35 या फिर 30, ये कितना उचित महत्व समझती है ममता बनर्जी और उनके मायने क्या है? मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं कि ये मेरा अपना खुद का मानना है, गठबंधन रहेगा। दीदी गठबंधन से अलग नहीं हो रही है, पर दीदी की अपनी एक राय है कि हाँ। तो ये क्या धमकी दे रही है क्या? ये धमकी दे रही है क्या? धमकी दी जा रही है क्या ममता बनर्जी की तरफ से? धमकी कहाँ दी है दीदी ने, मुझे आप बताइए। तो क्या हम 42 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हम तैयारी करेंगे 42 सीटों की, ये क्या है? तो कांग्रेस, मुझे आप बताइए, क्या कांग्रेस ने नहीं कहा है? क्या कांग्रेस के अधीर रंजन जी ने नहीं कहा हम आपको क्या भीख में दे रहे हैं? मुझे आप बताइए। नहीं तो ठीक है गोपाल जी, ये क्या एक दूसरे को धमकी दी जा रही है क्या कि नहीं अगर आपने हमें उचित महत्व नहीं दिया तो हम तो सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हमें उचित महत्व नहीं मिला तो हम ऐसा कर लेंगे? ये धमकी है क्या एक दूसरे को? कहीं से भी ऐसा धमकी वाली बात है। लोग अपनी पार्टी का बात अभी रख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सीट का फाइनलाइजेशन किया जाए। इसी के तहत जब बिहार में ऑलमोस्ट सेटल हो गया नीतीश कुमार, लालू जी, कांग्रेस का एनडीए का मामला, तो अब ममता बनर्जी पर भी कुछ मीडिया फोकस कर रही है। तो मैं तो कई बार ये जानना चाहता हूँ कि क्या एनडीए में जो 38 लोग जमा किए थे तो उनका फाइनल हो गया क्या? इस पर इसको बारे में बताइए कि 38 लोग जो जमा किए थे उन लोगों ने, तो उनका फाइनल हो गया कि उनका कि चाचा भतीजा लड़ेंगे, हाथापाई की नौबत है, क्या क्या हो रहा है वहाँ? ये तो जानना जरूरी है ना। हम लोग का तो ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता है, ये तो पक्की बात है कि वेस्ट बंगाल में उनको ज्यादा सीट मिलेगी और क्योंकि वो सबसे मजबूत नेता है। ज्यादा सीट तो मिलेगी, कह रही है कि उचित महत्व का मतलब ये है कि क्योंकि दो पार्टी वहाँ और है, कांग्रेस भी है और लेफ्ट भी है, लेफ्ट सीपीआई भी है, तो उसमें बंटवारा को लेकर थोड़ी जल्दी होनी ही चाहिए क्योंकि अब चुनाव का वक्त निकट आ रहा है। कांग्रेस कितनी सीटों की मांग कर रही है सर? क्योंकि कांग्रेस ने 2019 के चुनावों में केवल बहरामपुर सीट पर ही कब्जा किया था। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो जहां ममता बनर्जी की वोट बैंक ज्यादा रहा, जिस जगह पर उनका परसेंटेज ज्यादा रहा, जो उन्होंने सीटिंग है, वो सारे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी और ये लेफ्ट को एडजस्ट करना है जो इंडिया अलायंस के अंदर में, तो ये तो लगभग तय हो चुका है। ममता बनर्जी हमारी एक्टिव सदस्य है, हमारे हर मीटिंग में उपलब्ध रहे, तो ये तो सोचना भी गलत है कि कोई बगावत हो रहा है, कोई धमकी दे रही है। वो एक सीएम है 2-3 टर्म की, उनके एक एक वर्ड का मतलब होता है, उनका कहने का मतलब है कि जल्दी से जल्दी फाइनलाइज किया जा सके क्योंकि हम कैंडिडेट डिक्लेयर करें और वो अपने चुनाव लड़ने की तैयारी। देखिए दबी जबान में नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है बैठक में कि अगर बंगाल में हमें ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, आरएसपी, भाकपा, माकपा को, कांग्रेस को ज्यादा महत्व दिया गया, तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। यानी कि 42 की 42 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। सहमत नहीं हूँ, उनका सिर्फ एक लाइन कहने का मतलब है कि जल्दी से जल्दी कर लिया जाए, इसको प्रोसेस को फास्ट किया जाए। तो मैं तो इसमें कह ही रहा हूँ, आप लोग या कई और मीडिया जो है पहले कोशिश किए कि नीतीश जी को लड़ा दिया जाए इंडिया गठबंधन से। जब कल लालू जी चले गए तो ये चैप्टर क्लोज हो गया कि भाई जाइए, अब आप क्या बोलिएगा कि दोनों में मतभेद हो चुका है, तो ये चैप्टर क्लोज हो गया। तो अगला चैप्टर अब ममता बनर्जी जी का खुला है। तो मैं तो आपको गारंटी देता हूँ कि एनडीए से पहले इंडिया का सीट का बंटवारा हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो चुका है। और दूसरी बात, कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, बताइए ना, क्लियर तो करिए कम से कम। पश्चिम बंगाल में हम लोग लगभग 15 सीट की मांग पर जा रहे हैं। 15 सीट, एक सीट जीतने वाले 15 सीट मांग रहे हैं सुमित जी। नहीं, हमारा मौजूदगी हम नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी पर अब जिस तरीके से हालात है वो 15 सीट शायद मिलना मुश्किल है बंगाल में। अभी मेरा अपना मानना है, किसी का भी मानना है 15 सीट मिलना मुश्किल है। हाँ दीदी 2 सीट से 4 सीट कर सकती है, पर इससे ज्यादा कांग्रेस को वहाँ पे सीटें मिलेगी नहीं, क्योंकि नुकसान टीएमसी का होगा, भाजपा को फायदा होगा। तो हाईकमान का फैसला लेना है, अपनी बात हम रखे हैं। लेकिन वहाँ पे हाईकमान फैसला ले चुका है, दीदी को जितनी सीट देनी है वो कांग्रेस को बता चुके हैं। अगर कांग्रेस एग्री करेगी तो दीदी आगे
गोपाल जी, क्या स्थिति कांग्रेस की आ गई? पश्चिम बंगाल में टीएमसी कह रही है हम आपको सीटें देंगे, यूपी में अखिलेश जी कह रहे हैं हम आपको सीटें देंगे, हम लेने की स्थिति में नहीं, हम देने की स्थिति में। कांग्रेस की अब क्या ये स्थिति आ गई है, ये गर्त हो गई है कि अब तमाम जो रीजनल पार्टियां वो सीटें देंगी आपको? ये क्या स्थिति है कांग्रेस की? जिस पार्टी का जहाँ वेटेज है, अब ये तो पक्की बात है कि बिहार में नीतीश जी और लालू जी मजबूत है, ऑब्वियसली कांग्रेस वीक है। लेकिन अगर तमिलनाडु की बात कीजिएगा, अगर आंध्रा की बात कीजिएगा, तेलंगाना की बात कीजिएगा, केरल की बात कीजिएगा, तो साउथ में हम स्ट्रांग है। तो साउथ में भी साउथ में कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है, लगातार दौरे हो रहे हैं। तमिलनाडु में आज दौरा है प्रधानमंत्री का। 10 साल से लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तमिलनाडु में नोटा से भी कम वोट आया था, और जब तमिलनाडु में किसी पार्टी से गठबंधन था, जब टूट गया तो लोगों ने पटाखे छोड़ के अछूत बना दिया बीजेपी को। नॉर्थ ईस्ट में भी पहले भाजपा नहीं थी ना, आई ना। कल्याण 130 में से 29 सीटों पर साउथ में बीजेपी का कब्जा है, 29 सीटों पर। और वो सीटें कब कम होगी कब ज्यादा होगी ये तो जनता डिसाइड करेगी ना सर, आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। हम बता रहे हैं ना कि चंद्रबाबू नायडू भी थे ना, तो चंद्रबाबू नायडू ने स्वाहा कर दिया बीजेपी को। उसके बाद पवन कल्याण थे, तमिलनाडु में किसी पार्टी के साथ इनका इलाज था, वो टूट गया। उसके बाद टूटने के बाद उन्होंने चलिए ठीक है बनाई। केरल में है आप, तमिलनाडु में क्या हालत है ये देख लीजिए, तेलंगाना में क्या हालत है ये, बहुत सारी पंजाब में क्या हालत है, उड़ीसा में क्या हालत है, बंगाल आप लड़ तो लिए थे लेकिन सब चौपट हो गया। तो इतना आसान नहीं है। हम इंडिया गठबंधन जो है एनडीए से पहले सीटों का बंटवारा कर लेगी, ये चैलेंज कर रहा हूं मैं नेहा जी आपको। ये चैलेंज मानिए कि एनडीए का जो 38 घटक दल थे वो कहाँ है, वो सारे लोग 38 लोग कहाँ है, कौन लोग हैं, उनका तो नाम भी लेवा कोई नहीं रह गया है। तो वो फिर तेलंगाना की सर बात करें, तेलंगाना में 2019 में 4 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। जीत लिया था ललक में, नहीं जीत लिया नहीं था, जीत ली थी। अब आशुतोष जी मैं आपका रुख कर रही हूँ, सवाल इस बात को लेकर है सर, यहाँ पे तो सीटों का बंटवारे में ही इतना वक्त लग रहा है कि इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2019 के चुनाव में आपने अच्छी खासी सीटों पर कब्जा किया था, 18 सीटें जीती थी 42 में से। लगता है कि इस बार ये देरी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। नमस्कार नेहा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है 51% के लिए लड़ती है, बाकी 49% में कौन लड़ रहे हैं, किस तरीके से लड़ रहे हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं गोपाल जी के बातों को सुन रहा था, वो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता के संपर्क में है ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ। यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कहते हैं या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, इनकी उन्हें कोई भी सुध नहीं है, इसलिए वो ऐसे बयान कर रहे हैं कि ममता बनर्जी नेता है, ममता बनर्जी महत्वपूर्ण नेता है। आपको मैं बता दूं कि अधीर रंजन चौधरी जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी सुबह चालू होती है ममता बनर्जी के करप्शन को घेरते हुए, और शाम उनकी खत्म होती है ममता बनर्जी को करप्शन पर हमला करते हुए। क्या बात कर रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ पर मान जाएगी। और अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि 2-4 सीटें मिलेगी, 2-4 नहीं 2, मैं आंकड़ा भाजपा की तरफ से कह रहा हूँ, 2 सीट से ज्यादा कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस नहीं देने वाली है। ये तो 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, कह रहे 15 सीट चाहिए हमें। मांगने के लिए कुछ भी मांगे ना, भी 3 राज्यों में हारने के बाद कांग्रेस की इस तरीके से कमर टूट गई है कि वो हर जगह अपना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। और गोपाल कृष्ण जैसे लोग एक ऐसे सत्ता के साजिश पर सोने का संकल्प ले रहे हैं, सोने का स्वप्न देख रहे हैं, जिसके चारपाई के नीचे उनके कार्यकर्ताओं से फूल लगे हुए हैं। ये भूल गए होंगे कि अभी जो पंचायत चुनाव हुआ 1 वर्ष पहले, उसमें प्रथम हत्या, नॉमिनेशन के दिन प्रथम हत्या कांग्रेस के कार्यकर्ता की हुई थी और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने मारा था। क्या गोपाल कृष्ण जैसे लोग पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इस दुख को भूल जाएंगे अपने सत्ता के स्वप्न को देखते हुए? ये कांग्रेस के लोग पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेंगे। और तृणमूल कांग्रेस की नीति पर ये क्या कहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं एक सवाल कर रहा हूँ गोपाल कृष्ण जी, आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल के सरकार के आज एकाधिक मंत्री जेल में है, और जब जब ईडी सीबीआई रेड करती है तो आपके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वाकई में तृणमूल कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी पार्टी है। इस पर आपकी क्या स्टैंड है? अभी जो मंत्री जेल में जा रहे हैं, जो मंत्रियों के घर से करोड़ों रुपये उठ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं दे रही है, आप उनके साथ जाने के लिए तैयार है और किस स्थिति पर तैयार? उसके जवाब चाहिए कि आपके अडानी अंबानी और जो गुजरात के 100 अरे अडानी अंबानी को देना, पॉलिटिकल डिस्कशन में आइए ना। यहाँ आपके घटक दल के एक तेलंगाना की सरकार ने अडानी अंबानी के साथ MOU साइन किया है, ये पता है आपको गोपाल जी? डुगडुगी बजाते हैं और आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अच्छी नेता है, महत्वपूर्ण नेता है। जो MOU साइन हुआ है सर, उसका क्या है तो बताइए जरा गोपाल जी। तेलंगाना
तेलंगाना सरकार ने MOU साइन किया है अडानी अंबानी के साथ, पता है आपको? नहीं पता होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी तो मंच साझा करते थे, नहीं मंच साझा करते थे, वो भी आपको नहीं पता होगा सर। अभी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाभ हो तो हमारे हैं और लाभ नहीं हो तो दूसरों के हैं, ऐसे कैसे होगा सर? आप पुरानी बात, ये तो कोई मापदंड नहीं हुआ ना। शीर्ष आलाकमान ये तय करेगा कि कितनी सीटें चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से तो 15 सीटों की डिमांड की गई है। सर एक सीट जीतने वाले वहां 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब ऐसे में उचित महत्व कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस बात का जिक्र ममता बनर्जी कर रही है? नहीं जी, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब भी बोल रहे थे कि वहां पे जिस तरीके से हत्या हुई है तो हत्या कराने में तो यही शामिल थे। मुझे बताइए, मूर्ति तोड़ने में शामिल थे। भाजपा ने जिस तरीके से खेल खेला है पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनावों में अपने ही लोगों की हत्या कराने पे केवल वोट लेने का कारण ये लोग बनते हैं और कुछ नहीं है। दंगा कराने में माहिर लोग नहीं थे। ये जहाँ जाते हैं वहां पे दंगा कराते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। विकास की कई बात करी है, मुझे आप बताइए 10 साल होने आ रहे हैं, माननीय मोदी जी ने कई 10 सालों में किसी विकास की बात करी है? केवल मन की बात, विकास की कोई बात नहीं। हिंदू मुस्लिम बात, मंदिर मस्जिद बात, इसके अलावा कहीं कोई बात करी है इन्होंने? मुझे आप बताइए। कहते हमने बहुत विकास करा, अरे भाई झूठों का विकास करा है, झूठी है ये। विदेश में जाते हैं, कहते हैं हर साल एक IIT, एक एम्स बन रहा है और इसकी तो गवाह आप लोग भी होंगे। नहीं, अगर आप ठीक है ना, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जनता जवाब देगी ना सर, जनता जवाब देगी ना। ये दरभंगा का इन्होंने जिक्र करा था कि एम्स बन रहा है, वहां मीडिया ने जाके देखा तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि देश बचाना है और देश इतने बुरे दौर से गुजर रहा है तो उसके बाद फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं को तो दरकिनार कर देना चाहिए। फिर ये क्यों इतना बताया जा रहा है कि देखिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम अपने भाजपा के प्रवक्ता भी कहें अगर इन्हें इतना ही विश्वास है EVM हटाए, बैलेट पेपर से करा के देखिए पता लग जाएगा। नहीं, अभी EVM और बैलेट पेपर का जिक्र कैसे आया? नहीं, आप कह रहे हैं आज से हो रहे कि आज से EVM से चुनाव हो रहे क्या सर? इससे पहले नहीं हुए क्या? पारदर्शी करने की जरूरत है मैडम। अरे नेहा जी देखिए, सारी चीजें ममता बनर्जी की सरकार जब बनी तब भी EVM से ही चुनाव हुए सर। नहीं तो आप कराइए ना। अरे हम तो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सारे EVM हटा करके बैलेट पेपर से करा लीजिए। बिल्कुल, सरकार करा लीजिए। अगर आपको डर लग रहा है कि हाँ हम EVM हटाएंगे सरकार चली जाएगी तो आप EVM से कराते रहिए। अभी तो आप देखिए कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप ये बताइए? EVM और बैलेट पेपर पे मुद्दा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और TMC मिलकर के लोकसभा चुनाव वापस लड़ेगी। ये माकपा और भाजपा लेफ्ट पार्टियां देखिए अलायंस लड़ेगा वहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, अलायंस लड़ेगा भाजपा को रोकने के लिए। अब कितनी सीटों में लड़ता है ये हमारा उनका आउटलुक है ना। भाजपा को उसमें क्या करना, भाजपा पहले 38 दल है, 38 दल में कितने दलों का काम कर रहा है मुझे बताइए, जिन्होंने कोई चीज बोल रहा है नहीं बोला। सारी चीजें मीडिया, आज मीडिया का रोल ऐसा होता जा रहा है, विपक्ष आपने कितनी सीटें दे दी, आपने क्या कर दिया, ठीक है आशुतोष जी, क्या ये वाकई बौखलाहट है? बार बार कहा जा रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो बौखला गए हैं, लगातार दौरे पे दौरे तो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल लगातार जा रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में लेकिन इंडिया अलायंस जो है उससे डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, NDA को लग रहा है, ऐसा है क्या? अच्छा, मैं अभी आपके न्यूज चैनल पे जुड़ा हूँ और मुझे लगता है कि करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते भी होंगे। अभी ये दोनों प्रवक्ता जिस स्तर की बातें कर रहे हैं उसमें आपको डर दिख रहा है या हंसी दिख रही है? EVM और बैलेट पर लड़ रहे हैं। अब बताइए कि हम 21वीं सदी में भारत जी रहा है, अभी चुनाव ये जीते, अभी ये जीत कार्टून विपक्ष क्या डर? सुन लेते हैं गोपाल जी, सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं। देखिए और ये 38 घटक दल की बात करते हैं। मैं तो यहाँ भाजपा के प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूँ कि उस 38 घटक दल का नेता नरेंद्र मोदी है। आप अपने हिंदी सिंधी अलायंस का नेता बताएं कौन नेता है? आप अपने नेता को बताएं। और एक चीज आप अपने रिपोर्ट में नेहा जी आपने मिस कर दी है। अब ममता बनर्जी का जो आप बात कर रहे हैं वो तो चलिए बंद कमरे में हुई है कि मुझे महत्व नहीं मिला तो मैं 42 सीटों पर लड़ूंगी। आप अभिषेक बनर्जी जो पार्टी के सेकंड इन कमांड है, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जानते होंगे, उनके ट्विटर अकाउंट पर चाहिए, शायद पिछले हफ्ते की ट्वीट है, नॉर्थ ईस्ट के किसी चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस से ज्यादा वोट पाया है, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उपलब्ध है। उसमें अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस को
प्रहार करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि जो लोग हमसे कम वोट पाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो बंगाल में हमसे अपना हक मांग रही है। किसके लिए था? कांग्रेस के लिए था। तो जो ओपनली पब्लिक डोमेन में इनको लताड़ रही है, जो पब्लिक डोमेन में क्षेत्रीय पार्टी एक नेशनल पार्टी को लताड़ रही है और उसके बाद भी अपना आत्मसमर्पण ऐसे लोगों के चरणों में रखने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को क्या मत किया सकते। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, आप एक भी बंगाल कांग्रेस के, सुन लीजिए, आप ये नेशनल कांग्रेस को छोड़िए, आप बंगाल कांग्रेस के एक भी प्रवक्ता से पूछवा लीजिए। ठीक है ना सर, एक एक करके रखते हैं ना बात को। गोपाल जी सुनते हैं, अभी सुनते हैं। बंगाल कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता ऐसे लोगों को समझौता करने के लिए नहीं ऐसे नहीं। गोपाल जी अभी सुन लेते हैं, आशुतोष जी बोल रहे हैं, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। जल्दी से अपनी बात रखिए, खत्म कर लीजिए जल्दी से। कि बंगाल कांग्रेस के आप एक भी कार्यकर्ता है तो उनका मत ले लीजिए अपने चैनल के माध्यम से। गोपाल कृष्ण जैसे लोग बंगाल का नब्ज नहीं जानते। यहाँ दुर्नीति में जो सरकार लिप्त है, ऐसे लोगों के साथ जाने के लिए बंगाल कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता तैयार नहीं, और इसके लिए उनका प्रदेश अध्यक्ष तैयार नहीं। ठीक है गोपाल जी। देखिए अधीर रंजन चौधरी भी इस बात को कह चुके हैं कि हमें एहसान नहीं चाहिए ममता बनर्जी का, एहसान नहीं चाहिए हमें, और ऐसे में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और तैयार है। लिहाजी हम जीते हैं एक ही सीट, लेकिन बाकी 40-42 लोग पर जिस पर है, देखिए कितनी जगह पर हम दूसरी जगह पे खड़े हैं। हमारा वोट बैंक ठीक ठाक है। और अब मैं एक चीज और बोल लेता हूँ, अब कांग्रेस और टीएमसी की बात नहीं है, अब इंडिया एक सीट पे पिछली बार आपने कब्जा किया था, एक सीट पे जीत हासिल आपको हुई थी, और आप कह रहे हैं गुजराती व्यापारियों से है, इस देश को लूटने से बचाना है, इसलिए एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, जो कि स्ट्रॉन्ग पार्टी टीएमसी है बंगाल में, तो उनको वेटेज ज्यादा है, जिसमें कोई दो मत नहीं। कहा जा रहा है 1-2 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। अभी आशुतोष जी कह रहे हैं 1-2 सीट से ज्यादा मिलेगी नहीं आप लोगों को। चल रहा है अभी ऐसे ही, अभी उस पर ऑफिशियल डिसीजन नहीं हुई है और वो हम लोगों के हाथ में नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस पर इंडिया गठबंधन प्लेस में है। इंडिया गठबंधन को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हमारी लड़ाई गुजराती व्यापारियों से है, इन्होंने देश पर अवैध कब्जा कर लिया ईवीएम के माध्यम से, उससे लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तो ऐसे लोगों को उखाड़ने के लिए इस बार ममता जी बहुत मंझे हुए, बहुत अनुभवी महिला हैं, जो 2-3 दिन सीएम रह चुकी है, रेल मंत्री रह चुकी है, तो वो जानती हैं कि किस दौर से भी भारत गुजर रहा है। और ठीक है, अगर हमसे मतभेद हो भी रहा है तो क्या वो बीजेपी में चली गई? चलिए मतभेद है, ये मनभेद तक जाता है, वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन स्थिति फिलहाल अभी ये बता रही है कि असमंजस की स्थिति है, और ऐसे में ये सीट शेयरिंग जो है वो गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन के। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।